तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अनादर एनिमे का एपिसोड नंबर 6 एंड उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मिस्ट्री है वो अब खुल चुकी है। एंड अगर आपको पता नहीं कि ये मिस्ट्री क्या थी तो लास्ट के 5 एपिसोड जरूर देख लेना, उसके बिना आपको एपिसोड 6 समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। तो गाइज एपिसोड 6 की शुरुआत में अब हमें मिसाकी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। वो कोईची से बात कर रही होती है कि एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही होती है कि जब वो स्कूल में आई थी एंड उसको एज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन उसने डिक्लेयर कर दिया, तो उसका एक मेंटल हेल्थ थी उस पर क्या असर पड़ा। कि सोचो ना यार कि आप एक स्कूल में जा रहे हो एंड उस स्कूल में आपको ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते बस उस क्लास के लिए। मतलब पूरा बाकी जो क्लासेस है 7th 8th 9 की जो A B क्लासेस है उनके लिए आप जिंदा हो, बट आप जिस दोस्तों के साथ रह रहे थे, जिनके साथ खाना खा रहे थे, उनके साथ नोट्स बना रहे थे, अब उनके लिए आप एज ए एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड ये बात आप एक घर पे भी जाके नहीं बता सकते। मतलब अगर आप उस जगह हो तो सोच के देखो कि एक आदमी के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। एंड वही वो बता रही होती है कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई, बट उसके बाद मुझे ज़िंदगी की असली सच्चाई पता चली। यानी कि हम जब पैदा होते हैं एंड हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम अकेले ही होंगे। तो क्यों ना मैं आज से ऐसे ही जीना शुरू करूं कि मैं अकेली ही इस दुनिया में हूँ एंड मैं अब मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली इस दुनिया में अब रहूँगी। तो गाइस मिसाकी की जो मेंटल हेल्थ है उसका हमें एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है, बट जो मिसाकी है ना वो एक काइंड ऑफ अपनी फाइटर है। मतलब इतना सारी प्रॉब्लम्स चल रही है किसी की ज़िंदगी में बट वो स्टिल हंस रही है। मतलब अपने ज़िंदगी पे वो ऐसे नहीं कर रही कि कोई छोटी प्रॉब्लम्स आई तो हम ज़िंदगी को दोष देना शुरू करते कि यार मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है। बट जो मिसाकी है वो स्टिल इसको पॉजिटिवली ले रही होती है कि अगर वो बोलती है कि अगर मैं एज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन नहीं रहती तो किसी दूसरे को तो रहना ही पड़ता एंड उस बेचारे को पता नहीं वो इस सारी प्रेशर को हैंडल कर पाता कि नहीं पाता। तो अगर मेरे नॉन एग्जिस्टेंट रहने से बाकी जो सारे लोग हैं वो ज़िंदा रह रहे हैं तो मैं खुशी खुशी एज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन रहना स्वीकार करूँगी। तो कहीं ना कहीं इस बातों को सुन के कोईची का जो दिल होता है वो थोड़ा सा शांत हो चुका होता है, क्योंकि उसके दिल में जो सवालों का बवंडर उठा था वो उसको मिसाकी ने अब शांत कर दिया एंड उसको एज अ पर्सपेक्टिव समझा दिया कि ये क्यों ज़रूरी है कि एज अ एक पर्सन को नॉन एग्जिस्टेंट करना। एंड इस साल एक एक्सेप्शन हुआ है कि दो पर्सन को एज अ उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंट किया है, क्योंकि जो अपना कोईची है उसने आके तो सारा खेल बिगाड़ दिया। तो इसलिए अब ना चाहते हुए भी अब कोईची को एज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन रहना पड़ेगा। एंड गाइज अब सोचो ना, दो पर्सन नॉन एग्जिस्टेंट है एंड उनको कोई भी प्रिटेंड नहीं कर रहा कि वो इस दुनिया में जिंदा है उस क्लास के बच्चे। तो कितना सही है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सबसे सही है, क्योंकि यार तुम स्कूल में जाके कुछ भी करो, कोई तुम्हें ना टोकने वाला है, कोई ना तुम्हें रोकने वाला है, कोई ना तुम्हारी शिकायत करेगा, ना कोई तुमसे गिले शिकवे करेगा। मतलब नोट्स बनाओ ना बनाओ सब सही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसाकी एंड जो अपना कोईची है उनमें बॉन्डिंग बैठना शुरू होती है, क्योंकि यार अब दोनों साथ में रह रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में ड्राइंग क्लासेस में जा रहे हैं, साथ में अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं एंड एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है। दोनों एक साथ घूम रहे हैं एंड अगर कोई एक लड़का एंड लड़की इतना क्लोज आना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं उनमें एक प्यार पनपना शुरू होता है। एज एन ऑफिशियली मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्यार पनपना शुरू हुआ है, बट गाइज एक जो आर्टिस्ट की नज़र होती है अगर आप उससे देखोगे तो मुझे तो ये प्यार ही पनपना लग रहा है। एंड अगर उनमें प्यार पनप रहा है तो गाइज आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मिसाकी के ज़िंदगी के साथ जो हुआ है, अगर उसको कोई एक सहारा मिलता है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ लेके आता है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। एंड अपना जो कोईची है उसकी ज़िंदगी तो पहले से ही फकड़प है, वो भाई की ज़िंदगी के तो पहले ही लग चुके हैं। तो अगर कोई आके उसको एक सपोर्ट दे रहा तो वो बहुत ही ज़्यादा सही बात होने वाली है। तो जब कोईची एंड मिसाकी लाइब्रेरी में होते तो उन्हें एक एल्बम मिलता है जिसमें स्कूल के जो पुराने सब बच्चे हैं उनकी तस्वीरें होती है एंड उसमें से एक तस्वीर में जो कोईची है उसको अपनी मॉम दिखाई देती है। यानी कि जो कोईची की मॉम है वो भी इसी स्कूल से पास आउट होती है। तो कहीं ना कोई कोईची को एक डाउट आता है
कि अगर मेरी मॉम इस स्कूल में थी तो तब क्या ये जो फिनोमिनन है वो चल रहा था, क्योंकि उसके मॉम की डेथ हो चुकी होती है जब वो पैदा हुआ था, बट वो तब तक स्कूल से पास आउट हो चुकी होती है। बट अपने कोइची के दिमाग में अब तो सवाल आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिनोमिनन की वजह से इसके जो स्कूल के जो सभी लोग रिलेटेड है वो भी मर जाते हैं। इवन दो अगर आपका बच्चा स्कूल में है एंड आप उस स्कूल में नहीं भी गए तब भी आपकी वहाँ पे मौत हो सकती है। तो वो जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उससे जाके ये सवाल करने लगते हैं कि ये सब क्या हुआ था, कि क्या तब सही में फिनोमिनन चल रहा था। एंड गाइज वो जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था ना, वही पहला पर्सन था जो हमने कहा था ना शुरुआत में, जो टीचर था उसने भी ये मान लिया था कि जो मिसाकी मरा था वो जिंदा है एंड उसके लिए अलग से बेंच लगवा दिया, तो वो वही टीचर था। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट रहता है कि अगर जब ये सब शुरू हुआ था, वो जब लड़का मरा था, तब अगर उसने प्रिटेंड नहीं किया होता कि वो जिंदा है तो कहीं ना कहीं ये मौत का खेल शुरू नहीं होता। एंड आज जो मौतें हो रही है, जो भी इसके परिणाम हुए हैं, वो सब नहीं होते। बट फ्रैंकली उस समय उसकी गलती भी नहीं थी, हालात ही ऐसे थे कि वो भी कुछ नहीं कर पाया था। बट उसको क्या ही पता था कि आगे जाके इतना सब बवाल होने वाला है। तो अपना कोई चीज़ अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि क्या वो भी इस फिनोमिनन का शिकार हुई थी, बट वो कहता है कि हार्डली ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये जो श्राप है वो सिर्फ इस टाउन के लिए ही काम करता है। मतलब अगर कोई इस टाउन से बाहर चला जाए, अगर वो इस स्कूल का स्टूडेंट भी हो, तब भी वो इस श्राप से बच सकता है। बट तभी कोई चीज एक बॉम्ब गिरा देता है कि मेरी माँ 15 साल पहले इस टाउन में वापस आई थी जब मैं उसके पेट में था, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट थी। एंड कहीं ना कहीं अब उसको लग रहा होता है कि उसकी मौत भी इसी फिनोमिनन की वजह से हुई है। बट जो अपना लाइब्रेरियन है उसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुई थी कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि एक कांटेक्ट टूट गया था जब वो स्कूल से पास आउट हो गई थी। तो वो कहता है कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे जाके एक बार पूछ लो कि शायद उनको पता हो। तो जब कोई चीज़ अपने घर पे जाता है तो वो अपनी जो मौसी है एंड ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे बार बार यही सवाल कर रहा होता है कि क्या हुआ था 15 साल पहले, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी, क्या इस फिनोमिनन को वही वो शिकार हो गई थी। तो वो अपनी मौसी है उस पर एक प्रेशर डाल रहा होता है कि मुझे आंसर्स चाहिए। एंड उसकी जो मौसी है वो काइंड ऑफ एक इमोशनल हो जाती है कि अगर कोई यार अपने इतने क्लोज पर्सन के डेथ के बारे का एक्सपीरियंस पूछ रहा हो तो हर्ट तो होता है। तो वो अंदर से हर्ट हो रही होती है एंड वो बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता ज़्यादा, बट उस साल कुछ तो ऐसा हुआ था कि ये जो सारी मौतें हैं वो बीच समर में रुक गई थी। तो कोई चीज़ पूछता है कि क्या हुआ था, बीच समर में मौतें कैसे रुक सकती है, तो वो बोलती है कि पता नहीं, बट समहाउ ये जो मौत है वो टाउन की रुक गई थी। गाइज अब दिन होता है 13 जुलाई का एंड 13 जुलाई के दिन अब जो स्कूल में होगा वो स्कूल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। उनका जो क्लास टीचर है वो बहुत परेशान हो चुका है इन सारी चीज़ों की, हमेशा एक मौत के साए में रहना, एक मौत के डर में रहना एंड उसकी जो स्टूडेंट्स है उनकी मौत अपनी आंखों से देखना। तो वो अपने साथ बैग में कुछ तो सामान लाया हुआ है अब, जिसके वजह से बहुत कुछ गड़बड़ होने वाले है। वो अपने बच्चों से जाके कहता है कि बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतने साल तुम्हें पढ़ाया, बट अब जो तुम्हारी मौत है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा जो एक दिल है वो टूटे जा रहा है, मुझे अंदर से खा रहा है कि एज अ टीचर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पहले मेरी क्लास ऑफिसर की मौत हो गई, उसके बाद मेरे जो दूसरे एक स्टूडेंट है उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई एंड हमारे क्लास के 2 बच्चे अब नॉन एग्जिस्टेंट हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से मेरे दिल में एक दरार पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से मेरा जो दिल है वो टूटा जा रहा है। एंड वो अपने बैग से निकाल देता है चाकू, बोलता है बच्चों मुझे माफ़ कर देना एंड इसके बाद अब तुम्हें ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। बूम एंड वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है, वो सबका मर्डर कर देगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में ज़रूर ये बता देना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड बाय बाय।